हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स रिकैप में आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को फॉर द ईयर 2025। आई एम सोनप्रिया, योर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर फैकल्टी। हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। हमारे सभी क्लासेस के क्लास नोट्स अब हमारे ई बुक स्टोर पर अवेलेबल हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, ई बुक स्टोर को विजिट कीजिए एंड आप जिस भी क्लास के नोट्स को परचेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले कलरीपयट्टू द मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला हैज बीन इन द न्यूज। ऐसा क्यों? क्योंकि 38 नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में हुए 2025 में, यहां पर कलरीपयट्टू को कंपटीशन सेक्शन से डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया। यानी अब इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को मेडल्स के लिए नहीं कंसिडर किया जाना था, केवल यहां पर ये एक प्रमोशनल इवेंट की तरह शामिल किया गया था, जिस पर इंडियन कलरीपयट्टू फेडरेशन एंड कलरीपयट्टू आर्टिस्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की अगेंस्ट द इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। दरअसल कलरीपयट्टू को सबसे पहले इंडियन नेशनल गेम्स में शामिल किया गया ड्यूरिंग इट्स 35th एडिशन अंडर द डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन। उसके बाद 37th नेशनल गेम्स जो कि गोवा में हुए, वहां पर कलरीपयट्टू को कॉम्पिटिशन सेक्शन में रखा गया। अब वापस से जब 38 नेशनल गेम्स में इनको डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कलरीपयट्टू फेडरेशन एंड कलरीपयट्टू से जुड़े हुए आर्टिस्ट बहुत खुश नहीं थे। नाउ कलरीपयट्टू, जैसा हमने आपसे कहा, इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम केरला, और आप देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक आर्ट फॉर्म है विच रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। कलरीपयट्टू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म्स एंड इसका मेंशन हमें संगम लिटरेचर में भी मिलता है। माना जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पहुंचा अलॉन्ग विद द धनुर्वेदिक ट्रेडिशन। कलरीपयट्टू दो शब्दों से बना है, कलरी which basically means the traditional gymnasium or the training center जहां पे इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता था, एंड पयट्टू means the fight or the rigorous physical practice। अब इसमें ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में बॉडी कंट्रोल सिखाया जाता है, सेकेंड में वुडन वेपन से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद मेटल वेपन से, एंड फिर उसके बाद बेयर हैंड फाइटिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं। कहा जाता है बोधि धर्म जो कि 5th सेंचुरी सी में कांचीपुरम में एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए, चाइना गए और बुद्धिज्म को यहाँ पर स्प्रेड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। वे कलरीपयट्टू आर्ट फॉर्म को भी अपने साथ लेकर के गए और आज भी चाइना में ये पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ना कलरीपयट्टू के अलावा भी हमारे यहाँ पे कई और सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से जुड़े हुए हैं। इनको एक बार देख लेते हैं। सो आप देखेंगे खुकुरी डांस है जो कि गुरखास से जुड़ा हुआ है, और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे खुकुरी जो एक स्मॉल नाइफ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु में सिलंबम जहाँ पर बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल होता है। अगेन सिलंबम का मेंशन हमें संगम लिटरेचर एंड शिल्पपदिकरम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में मिलता है। मुझे बताइएगा शिल्पपदिकरम के ऑथर कौन है? मणिपुर का ठांग था जिसमें स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल होता है। महाराष्ट्र का मर्दानी खेल जिसमें आप देखेंगे कि स्टिक्स एंड स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल होता है। पंजाब का गटका विच यूजेस वुडन स्टिक्स। बंगाल का लाठी खेल अगेन बैम्बू स्टिक। इसके अलावा तमिलनाडु का कुट्टू वरिसाई इज देयर। वाराणसी का मुष्टि युद्ध, इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ रेसलिंग, है ना, अनआर्म्ड मार्शल आर्ट फॉर्म। मध्य प्रदेश का मलखम जहां पर पोल का इस्तेमाल होता है, और आप यहां पे देखेंगे इट हैज बिन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश सिंस 2013। इसके अलावा आप देखेंगे बिहार का परीखांडा है, मिजोरम का इनबुआन है, हिमाचल प्रदेश का थोड्डा है, ओडिशा का पाइका अखाड़ा है, निकोबार का साल्दू है, आंध्र प्रदेश का कटी साबू है, एंड कर्नाटका का वज्र मुष्टि, जिसमें बेसिकली एक नकल शेप डस्टर का इस्तेमाल होता है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज एसोसिएटेड विद द फेमस मैसूरू दशहरा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज शिवगलई। This particular megalithic iron age site from Tamil Nadu has been in the news. Why so? So आप यहाँ पे देखेंगे कि शिवगलई से हमें कुछ आयरन आर्टिफैक्ट्स रिकवर हुए। इन आयरन आर्टिफैक्ट्स को जब स्टडी किया गया तो पता चला दे डेट बैक टू अराउंड 4th मिलेनियम BC। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे यहाँ पे हम मानते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक लार्ज पार्ट में आयरन एज की शुरुआत 1000 BCE से हुई, दैट इज 1st मिलेनियम BC। बट यहां पर हमें आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ना डेटिंग बैक टू अराउंड दी 4th मिलेनियम BC। तो क्या आयरन एज बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? आप देखेंगे न केवल शिवगलई से जो कि तमिलनाडु में है, बल्कि इसी के साथ में
मयिलादुम्परई अगेन फ्रॉम तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी फ्रॉम कर्नाटका एंड गाचीवाउली फ्रॉम तेलंगाना। और इसके अलावा कई और सारी साइट्स हैं जैसे कि द फेमस मेगालिथिक साइट फ्रॉम केरला मानगढ़ू। यहाँ से भी हमें जो आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं दे ऑल्सो डेट बैक टू 3rd मिलेनियम BC और 4th मिलेनियम BC। तो हो सकता है आयरन एज की शुरुआत 1st मिलेनियम BC से नहीं, उससे पहले ही हो चुकी थी, बट फर्दर स्टडीज आर रिक्वायर्ड। सिवगलई इज बेसिकली इन तमिलनाडु's थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट 7 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ दी थमीरापर्णी और दी पोरुनई रिवर। ध्यान रहे आपको अद्दिचनलूर द फेमस मेगालिथिक साइट जहां से हमें अर्न बरियल का एविडेंस भी मिला है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तमीरापर्णी, है ना, ताम्रपर्णी और दी पोरुनई रिवर। So this is it. And Ratnagiri, the famous Buddhist site from Odisha again has been in the news. Now why so? आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ से कुछ बुद्धिस्ट रिमेन्स रिकवर हुए हैं जिसमें कोलोसल बुद्धा हेड है बिलोंगिंग टू 8-9 सेंचुरी सी। एक 5 फुट पाम माना जा रहा है, ये बुद्धा स्टैचू का ही पार्ट रहा होगा। इसके अलावा हमें एंशिएंट वॉल एंड इंस्क्राइब्ड रेलिक्स जो हैं वे भी मिले हैं। Now, Ratnagiri is basically located in Jajpur district of Odisha, some 100 kilometers northeast of Bhubaneswar. And along with Udaygiri and Lalitgiri, it forms the Diamond Triangle of Odisha. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Ratnagiri, Udaygiri and Lalitgiri in Odisha and they form the Diamond Triangle. So Diamond Triangle of Odisha basically includes Ratnagiri, Udaygiri, Lalitgiri and these are Buddhist sites. ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, उदयगिरी को उदयगिरी खांडगिरी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। उदयगिरी खांडगिरी इज बेसिकली अ जैन साइट नियर भुवनेश्वर जहां से हमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन रिकवर हुआ है ऑफ द खारवेला रूलर। नाउ अगर हम रत्नागिरी की बात करें सो आप देखेंगे दिस फेमस बुद्धिस्ट साइट बेसिकली हैज गिवन अस रेलिक्स बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन 5th to 13th सेंचुरी। ये महायान एंड तंत्रयान या जो वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है उसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा इस पीरियड के दौरान। और कहा जाता है कि जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हुवेन सेंग भारत आए पोस्ट गुप्ता पीरियड में वे भी यहां पर विजिट पर आए थे। कहा जाता है इस पर्टिकुलर साइट के वाया साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड भी किया जाता था। सो रत्नागिरी इज अ फेमस बुद्धिस्ट साइट इन ओडिशा एंड इट इज पार्ट ऑफ डायमंड ट्राइंगल अलॉन्ग विद ललितगिरी एंड उदयगिरी। ये ध्यान रखिएगा। So next is the Lezyim dance or the Lezyim dance from Maharashtra. दरअसल इस साल छावा मूवी रिलीज हुई which is based on the life of छत्रपति संभाजी महाराज, the son and successor of छत्रपति शिवाजी महाराज, the founder of मराठा स्वराज्य। और इस डांस का यहाँ पर काफी ज्यादा जिक्र हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज को लेजियम डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया जिस पर मराठा कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस ने अपनी आपत्ति जाहिर की। तो आइए लेजियम डांस या लेजियम डांस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप देखेंगे दिस इज बेसिकली अ फोक डांस फ्रॉम महाराष्ट्र। जो भी इंपॉर्टेंट कल्चरल सेलिब्रेशंस होते हैं इंक्लूडिंग द गणेश चतुर्थी वहां पर इसे परफॉर्म किया जाता है। इस डांस का ओरिजिन हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय इन द फॉर्म ऑफ अ मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज एंड विगरस स्टेप्स इंक्लूडिंग स्टेपिंग, स्क्वैटिंग, जंपिंग ये सब देखने के लिए मिलता है। तो एक तरीके की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं वे ढोल या ढोलकी की बीट्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं ना। इसका नाम लेजियम डांस कैसे पड़ा? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे डांडिया लाइक स्टिक का इस्तेमाल होता है बट यस विद द मेटल स्ट्रिंग और इसे ही लेजियम कहा जाता है या लेजियम और यहीं से डांस का नाम आता है लेजियम या लेजियम डांस फॉर्म। यहाँ पे किसी भी सॉन्ग का इस्तेमाल नहीं होता था ओरिजिनली बट ऑफ रिसेंट आप देखोगे कि गाने जो हैं उनका इस्तेमाल होने लगा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कोई भी विंड या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेजियम डांस या लेजियम डांस मराठा प्राइड एंड यूनिटी का सिंबल है एंड इट इज अ सिंबल ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द मराठा कम्युनिटी। नेक्स्ट इज बाथोइज्म। So Bathoism is basically a traditional religion of the Bodo tribesmen of Assam and recently it has been in the news. आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में जो हम सरनाइज्म की बात करते हैं उसी की तरह बाथोइज्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचर वर्शिप, एंसेस्ट्रल वर्शिप, प्रीस्टहुड जो बेसिकली ट्राइबल कल्चर का एक इंटीग्रल हिस्सा होता है। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि आप देखोगे कि 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजनल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसके द्वारा फेब 2025 में बाथुइज्म को जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनमें एक ऑफिशियल ऑप्शन की तरह इंक्लूड कर दिया गया है, जहां पे रिलीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अभी तक कैसा है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एटसेट्रा, बट अब यहाँ पे आपको बाथुइज्म का ऑप्शन भी मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ दी ट्राइबल कल्चर, है ना, दी कल्चर ऑफ दी बोडो ट्राइब्स। बहुत सारे जो बोडो ट्राइब्स मैन हैं दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, सो है ना, जो रीजनल कल्चर है इट वॉज बेसिकली गेटिंग लॉस्ट, एंड दिस इज बेसिकली अ recognition of Baathuism, the traditional faith of Bodos, and giving it the due respect. Baathuism में ब basically stands for 5, and 5 यहाँ पर क्या है, 5 elements जिनको हम हिंदुइज्म में पंच तत्व कहते हैं। Everything is made up of these 5 elements: air, sun, earth, fire, and sky. And Thoism basically means deep philosophical thought. सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट आई गेस, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि बिहार की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये भी न्यूज में रही। सो गवर्नमेंट इज बेसिकली टेकिंग स्टेप्स टू रिवाइव दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आफ्टर दी नालंदा यूनिवर्सिटी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था। सो यहाँ पर हम देखते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला महाविहारा, जिसके रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी महायान एंड तंत्रयान वज्रयान बुद्धिज्म जो है उसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा, एंड इसकी फाउंडेशन को रखा गया था बाय द पाल डायनेस्टी रूलर धर्मपाल इन द लेट 8th एंड द अर्ली 9th सेंचुरी। इट इज लोकेटेड इन, अब तो रूम्स है ना, सो इट वॉज लोकेटेड इन बिहार प्रेजेंट डे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। यहाँ पे तंत्रयान एंड जो आपकी तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं उनके अलावा आप देखोगे और भी कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिलॉसफी है, ग्रामर है, मेटाफिजिक्स है, लॉजिक है, इनको पढ़ाया जाता था। दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, एंड नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स इट्स रिवाइवल। यूनेस्को के द्वारा टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट जो है उसको रिलीज किया गया इन द मंथ ऑफ मार्च 2025, और यहाँ पर इंडिया से 6 एंट्रीज जो हैं वो हमें देखने के लिए मिली। दिस इज टेंटेटिव लिस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कुछ आइटम्स को इंक्लूड किया गया फ्रॉम इंडिया, जैसे कि द मुद्दुमुल मैनीहिट्स ऑफ तेलंगाना, द कांगेर वैली नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, द अशोकन एडिक्ट साइट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, द 64 योगिनी टेम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, द गुप्ता टेम्पल्स अक्रॉस multiple states, and along with that the palace forts of the Bundelas. Now यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा 64 योगिनी टेम्पल, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस पहले भी पूछा गया है। सो 64 योगिनी, 64 is basically 64 and yoginis are the female practitioners of yoga. So these temples are basically dedicated to these yoginis. अब ये योगिनीज जो हैं ये जुड़ी हुई हैं आपके तांत्रिक कल्ट से, और इनसे लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे, है ना। आप देखेंगे कि दे आर फियर्ड एंड दे आर वर्शिप्ड। अगर हम 64 योगिनी कल्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि इट वॉज क्वाइट पॉपुलर बिटवीन 9th to 12th सेंचुरी, दैट इज द अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओरिजिनली योगिनीज की पूजा जो गोंडवाना फॉरेस्ट के ट्राइब्स हैं उनके द्वारा की जाती थी, एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द Hindu religion. So, little tradition becoming part of the greater tradition in terms of Robert Redfield, the sociologist. इसको ध्यान रखिएगा। So, 64 योगिनी, 64 योगिनी फीमेल प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा, तांत्रिक कल्ट से जुड़ी हुई हैं, और ये कल्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री में एज फार एज नॉर्दर्न इंडिया इज कंसर्न्ड, एंड साउथ में भी इसका इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप देखेंगे कि ये बेसिकली एक ट्राइबल प्रैक्टिस थी ओरिजिनली, और बाद में इसको हिंदू रिलीजन में शामिल किया गया इस पीरियड में। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको इन योगिनीज को डेडिकेटेड टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। सो थ्रू आउट इंडिया देर आर 13 सच टेम्पल्स, जिसमें से 8 जो हैं दे आर इन मध्य प्रदेश। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको हीरापुर, रानीपुर, ओडिशा में टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे, है ना। लाखेरी एंड रीखिया उत्तर प्रदेश में टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे, एंड
एक टेम्पल आपको तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी देखने के लिए मिलेगा। ये टेम्पल्स जो हैं ये टिपिकली सर्कुलर होते हैं और इसमें आपको 64 श्राइन्स जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगी, जहां पर अलग अलग योगिनीस की इमेजेस को प्लेस किया जाता है। बट ध्यान रहे ये टिपिकल हैं, कई सारी जगह से हमें टेम्पल्स मिले हैं, ये 13 टेम्पल्स में ही, जो बेसिकली आप क्या देखेंगे रेक्टेंगुलर हैं, रेदर देन सर्कुलर दे आर रेक्टेंगुलर। और आप देखेंगे यहाँ पे 64 श्राइन्स की जगह कहीं कहीं पे आपको 81 श्राइन्स और कहीं कहीं पे आपको 42 श्राइन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पॉइंटर्स आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। नाउ इसके अलावा आप देखोगे कि पर्सनालिटीज में अगर हम बात करें तो सी शंकरन नायर न्यूज में रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इनकी लाइफ पर बेस्ड एक मूवी रिलीज हुई केसरी चैप्टर 2। दिस बुक इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस मूवी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द बुक द केस दैट शुक द एम्पायर। सो एक बुक लिखी गई द केस दैट शुक द एम्पायर। इट इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ सी शंकरन नायर। और सी शंकरन नायर जो हैं उनकी लाइफ पर अब एक मूवी बनी है केसरी चैप्टर 2। तो उसकी वजह से सी शंकरन नायर हैज बीन इन द डिस्कशन। आप यहां पर देखेंगे कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919, उस समय सी शंकरन नायर जो हैं ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए सी शंकरन नायर ने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अपना इस्तीफा दे दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और उनके द्वारा एक बुक लिखी गई गांधी एंड एनार्की इन 1922, wherein he criticized Gandhi's methods, the satyagraha tactic, and also accused Michael O'Dyer, the then Lieutenant Governor of Punjab, for the Jallianwala Bagh massacre. So C. Shankaran Nair, he resigned from Viceroy's Executive Council in response to the Jallianwala Bagh massacre, the unfortunate incident. गांधी एंड एनार्की इस बुक के ये ऑथर हैं और आप देखोगे ये यहाँ पे गांधी जी के मेथड्स टेक्टिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं, इनइफेक्टिव बताते हैं। एंड माइकल ओडायर जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको इन्होंने जिम्मेदार ठहराया फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। रेजिनाल्ड डायर was the officer who ordered his troops to fire on the people who had gathered in the Jallianwala Bagh of Amritsar. और यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है pertaining to the Disorders Inquiry Committee or the Hunter Committee of 1919, which was constituted in the aftermath of the Jallianwala Bagh massacre by the British government. बताइए इस पर्टिकुलर कमिटी में कौन कौन इंडियन मेंबर्स जो हैं वे शामिल थे दिए गए ऑप्शंस में से। आंसर ये रहा। आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर हैज बीन इन द न्यूज। वाई सो? क्योंकि अप्रैल के महीने में इसी साल भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है इंडिया से। और इसी के साथ अब इंडिया की टोटल एंट्रीज हो गई हैं 14, और जिसमें से 2 जो हैं वे जॉइंट एंट्रीज हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है। तो आप देखेंगे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय यूनेस्को, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट वाज स्टार्टेड इन 1992। पर्पस क्या है? टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज which can be in the form of manuscripts, oral traditions, audio-visual materials, library and the archive holdings, and make them universally accessible. Create awareness with respect to these documented heritages. यहाँ पे आप देखेंगे एक इंटरनेशनल रजिस्टर होता है, एक रीजनल रजिस्टर होता है, एक नेशनल कमिटीज भी होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम में इंडिया से रिसेंटली भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र को इंक्लूड किया गया है, which will help them in getting the global recognition, right? So नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो इसका क्रेडिट दिया जाता है भरत मुनि को। कहा जाता है कि ये 2nd सेंचुरी BC के आसपास लिखी गई, एंड दिस इज बेसिकली द फाउंडेशनल टेक्स्ट एज फार एज द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन केस ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स पर्टेनिंग टू नाट्य, द ड्रामा, अभिनय, द परफॉर्मेंस, रस, द एस्थेटिक एक्सपीरियंस, भाव, द इमोशन, संगीत, द म्यूजिक। और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को ने इसे मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। आपको एक और बात यहां पर ध्यान रखनी है कि नाट्य शास्त्र को 5th वेदा भी कहा जाता है।
कहा जाता है ये गंधर्व वेद या नाट्य वेद है। नाउ अगर हम भगवत गीता की बात करें तो आप देखेंगे कि भगवत गीता का क्रेडिट दिया जाता है व्यास मुनि को। महाभारत के भीष्म पर्व पर बेस्ड है भगवत गीता। भगवत गीता में आप देखोगे कि आपको 700 श्लोक जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 18 चैप्टर्स। यहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में डायलॉग है, एंड जो कोर वैल्यूज हैं जैसे कि धर्म, कर्म, मोक्ष, इन पर एम्फेसाइज किया गया है। एंड रिकॉग्नाइजिंग द स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ भगवत गीता, द यूनेस्को हैज इंक्लूडेड इट इन द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर जो हैं इसकी शुरुआत 1992 में हुई। यहाँ पे सबसे पहले आइटम्स को 1997 में इंक्लूड किया गया, और इंडिया से जो फर्स्ट आइटम इंक्लूड की गई इट वाज दी तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन, जहां पे आपको सिद्ध एंड आयुर्वेदिक सिस्टम से जुड़ी हुई काफी सारी नॉलेज जो है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे यहाँ से कई और सारी एंट्रीज हैं, जैसे आप देखेंगे दी शेव मैन्युस्क्रिप्ट्स, द ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट्स, तारीख ए है ना खानदान ए तिमूरिया, दी लघु चक्र है ना तंत्र रजतिका और दी विमल प्रभा, शांतिनाथ चरित, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैत्रेय व्याकरण, अभिनव गुप्ता मैन्युस्क्रिप्ट्स, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहद्रलोक लोचन। सो इससे पहले आप देखेंगे 2024 में इन 3 एंट्रीज को इंक्लूड किया गया था, रामचरितमानस बाय तुलसीदास जी, पंचतंत्र एंड दी सहद्रलोक लोचन। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, एंड बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स डाउनलोड करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये रिसेंट एंट्रीज हैं, हमने बात कर ली है इनकी। नाउ इसके अलावा आप देखेंगे कि कोकबोरोक लैंग्वेज जो है इट हैज बीन इन द न्यूज। कोकबोरोक लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये त्रिपुरा की 2nd स्टेट लैंग्वेज है सिंस 19 जनवरी 1979, एंड इनफैक्ट आप देखेंगे त्रिपुरा में 19 जनवरी को कोकबोरोक लैंग्वेज के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज दी त्रिपुरी लैंग्वेज डे। अब कोकबोरोक लैंग्वेज न्यूज में क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि कोकबोरोक साहित्य परिषद जो है उसकी डिमांड है कि कोकबोरोक को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। ना दरअसल कहानी ऐसी है कि आप देखोगे कि कोकबोरोक जो है ये त्रिपुरा की लोकल लैंग्वेज है विच बिलोंग्स टू दी फैमिली ऑफ सिनो तिब्बतन लैंग्वेजेस। कोक मीन्स वर्बल एंड बोरोक मीन्स पीपल और ह्यूमन, है ना, दी लैंग्वेज ऑफ दी पीपल। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वे इसे बोला करते हैं, एंड ओरिजिनली इसको लिखा जाता था कोलोमा स्क्रिप्ट में, बट दिस हैज़ बिन लॉस्ट सिंस 14th सेंचुरी, एंड उसके बाद में आप देखोगे कि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कोकबोरोक लैंग्वेज को लिखने के लिए बंगाली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अब डिमांड की जा रही है कि जो रोमन स्क्रिप्ट है उसको भी अलाउ किया जाए फॉर राइटिंग दी कोकबोरोक लैंग्वेज। रिसेंटली इसमें एक मेजर डेवलपमेंट भी हुआ। आप देखोगे कि त्रिपुरा में जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ को अलाउ किया गया था कि वे अपनी 10th एंड 12th की जो एग्जाम्स हैं उनमें कोकबोरोक लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्ट में लिख पाएं। एज फार एज दी यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर इज कंसर्न, कोकबोरोक लैंग्वेज को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। अब ये यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस क्या है? आप देखेंगे कि यूनेस्को के द्वारा इसको 1996 में सबसे पहले लॉन्च किया गया, और यहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया था एज पार्ट ऑफ यूनेस्कोज एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस प्रोग्राम, ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं विच आर ऑन दी वर्ज ऑफ गेटिंग लॉस्ट। So languages are an essential part of our heritage, our culture. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सेफ, वल्नरेबल, डेफिनेटली एंडेंजर्ड, सीवियरली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट। सो कोकबोरोक लैंग्वेज को वल्नरेबल कैटेगरी में लिखा गया है, यानी कि मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक द लैंग्वेज बट इट मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डोमेन्स सच एज होम। स्कूल वगैरह में इसका यूसेज जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने की डिमांड क्यों की जा रही है? तो आप देखेंगे हमारे 8th शेड्यूल में प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था ऑन 26 जैन 1950, देन देयर वर ओनली 14 लैंग्वेजेस। उसके बाद आप देखेंगे 1967 में सिंधी को ऐड किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन भाषाओं को शामिल किया गया, 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली इनको ऐड किया गया।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं देयर आर इन टोटल 22 लैंग्वेजेस। अब फायदा क्या होता है इससे? देखो, इससे एक तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्टेट सपोर्ट मिलता है, एक सिंबॉलिक प्रेस्टीज एसोसिएटेड है, यूपीएससी एग्जाम आप उसमें दे सकते हैं, और इसी के साथ में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में, मीडिया में उस लैंग्वेज को विजिबिलिटी मिलती है विच बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इसीलिए डिमांड जो है वो कोकबोरोक साहित्य परिषद के द्वारा रखी जा रही है। ना इसके अलावा आप देखोगे कि संथारा सलेखना, ये जैन प्रैक्टिस जो है ये भी न्यूज में रही। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखेंगे कि हमें एक यूनिक केस देखने के लिए मिला जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 3 साल की बच्ची ने संथारा सलेखना प्रैक्टिस करते हुए अपनी जान दे दी। अब संथारा सलेखना क्या है और ये क्यों कंट्रोवर्शियल है, लेट्स सी दैट। सो आप देखेंगे संथारा सलेखना इज बेसिकली अ जैन रिलीजियस प्रैक्टिस which involves voluntary fasting, है ना, unto death to achieve spiritual purification and siddhahood, moksha, liberation, the freedom from the cycle of birth and death, the सांसारिक चक्र। अब यहां पे एक वॉलेंटरी एंगल इन्वॉल्व है। क्वेश्चन उठता है कि क्या 3 साल की एक बच्ची डिसीजन लेने के लायक होती है ना, क्या डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखती है? दूसरा, आप यहां पर देखेंगे कि यहाँ पे वॉलेंट्री एंगल इन्वॉल्व है एंड इट इंक्लूड्स गिविंग अप फूड एंड ड्रिंक्स ग्रेजुअली एंड प्रिपेयर फॉर द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी, एंड माना जाता है दिस विल हेल्प इन अचीविंग सिद्धहुड, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। किस तरीके से? जैन धर्म में कहा जाता है कि किसी भी तरीके का अगर आपको मटेरियल अटैचमेंट है तो वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को आपकी बॉडी से, आपके शरीर से लिबरेट नहीं होने देता। अगर आप ये खाना पीना छोड़ देते हैं तो इस तरीके से आप जो कार्मिक बैगेज है उसे धीरे धीरे शेड करते जाएंगे और इस तरीके से आप मोक्ष, लिबरेशन अचीव कर पाएंगे। तो ये एक बात है रिलीजियस फ्रीडम की। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि राजस्थान कोर्ट में एक केस देखने के लिए मिला 2015 में, और राजस्थान हाईकोर्ट में जब संथारा सलेखना का केस पहुंचा तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया एंड इसी के साथ में इसे सुसाइड कैटेगरी में रखा। दैट इज देन इट वाज पनिशेबल अंडर द सेक्शंस 306 एंड 309 ऑफ आईपीसी। कहा गया कि दिस वायलेट्स द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एंड इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट देन द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इन 2016 और कहा गया कि सलेखना इज नॉट सुसाइड, इट इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ जैन रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। अब यहां पे सवाल उठता है, एक तरफ रिलीजियस फ्रीडम की बात हो रही है एंड दूसरी तरफ बात हो रही है चाइल्ड राइट्स की। सो एक 3 साल की बच्ची के द्वारा संथारा या सलेखना को प्रैक्टिस करना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड मेडिकल एथिक्स, चाइल्ड राइट्स को वायलेट नहीं करता? हमें यहाँ पे संथारा सलेखना के बारे में ध्यान रखना है। दिस इज बेसिकली अ जैन religious practice wherein voluntarily fasting is adopted until death, and it is believed that it will help the practitioner in achieving spiritual purification and thereby siddhahood, liberation, freedom from the cycle of birth and death, and thus end of sufferings forever. It is seen as a disciplined act to shed the karmic bonds because karmas are treated as a bane in Jain religion. Only when you shed off the karmas, then your soul will be liberated from the body and you will be achieving liberation. Samesh Shikharji या Parshvanath Hills, one of the most sacred sites of Jain religion, has been in the news. Why so? आप देखेंगे कि समेश शिखरजी या पार्श्वनाथ हिल्स, जिसे बेसिकली संथाल्स मरंग बुरु के नाम से जानते हैं, दिस इज लोकेटेड इन झारखंड and it is considered sacred by the Santhal tribesmen as well as the Jain practitioners. अब ट्राइब्स हैं, वे मीट भी कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं, जो कि जैन रिलीजन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे रिसेंटली झारखंड हाईकोर्ट ने जैन प्रैक्टिशनर्स के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कहा कि देयर इज द नीड टू री इंट्रोड्यूस द प्री एग्जिस्टिंग
reinforce the pre-existing ban on consumption and sale of meat and other intoxicating substances. अब संथाल्स ऑब्वियसली इसका प्रोटेस्ट करेंगे. So Samesh Shikharji या Parshvnath Hills is one of the most sacred sites of Jain religion and it is located in Jharkhand. This particular hill is known as Marang Buru by the संथाल ट्राइब्स. इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है. नाउ आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम जो श्वेतांबर ट्रेडिशन है उसकी बात करें तो उसमें पंच तीर्थ का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आप देखेंगे कि समेश शिखर जी के साथ साथ में उत्तराखंड का अष्टपद, गुजरात का गिरनार, राजस्थान के दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स एंड गुजरात की शेत्रुंजय हिल्स जो हैं वे शामिल हैं. तो दिस इज क्वाइट सेक्रेड. और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो जैन लिटरेचर है, ज्ञात्र धर्म कथा या फिर जो पार्श्वनाथ चरित विच इज बेसिकली अ बायोग्राफी ऑफ पार्श्वनाथ फ्रॉम 12th सेंचुरी, इसमें भी है ना पारसनाथ, पार्श्वनाथ या समेश शिखर जी हिल्स का मेंशन जो है वो मिलता है. सो इट इज क्वाइट सेक्रेड फॉर द जैन प्रैक्टिशनर्स. सो नेक्स्ट इज द पिपरावाह रेलिक्स. पिपरावाह रेलिक्स यूपी के पिपरावाह स्तूपा से रिकवर किए गए इन 1898 बाय द देन एस्टेट मैनेजर ऑफ पिपरावाह स्तूपा विलियम पैपे. माना जाता है ये रेलिक्स बुद्ध के रेलिक्स हैं. इनमें हमें बोन फ्रेगमेंट्स के अलावा सोप स्टोन और कुछ प्रेशियस आइटम्स भी रिकवर हुए. अब विलियम पैपे इन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ करके लंदन ले गए, बट ये बुद्ध की अस्थियां हैं, जैसा इंस्क्रिप्शनल एविडेंस से भी प्रूव हो जाता है, तो ये हमारे लिए कल्चरली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सेक्रेट है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन रेलिक्स का वो वापस मंगवा लिया था बाय है ना डिफरेंट मीन्स, और एक पोर्शन जो है वो थाईलैंड के रूलर को गिफ्ट कर दिया गया था. अभी भी कुछ रेलिक्स थे पेपे फैमिली के पास जिसका वे ऑक्शन करने जा रहे थे मई 2025 में. इंडियन गवर्नमेंट को जैसे इसकी भनक मिली, इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑक्शन को रुकवाया एंड नाउ फाइनली आफ्टर 127 ईयर्स बुद्ध के ये जो रेलिक्स हैं है ना पिपरावाह रेलिक्स, ये वापस भारत आ रहे हैं. तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज रातड़ियारी ढेरी. सो रातड़ियारी ढेरी इज बेसिकली अ न्यूली डिस्कवर्ड हरप्पन साइट इन राजस्थान जैसलमेर. इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट confirmed हरप्पन सेटलमेंट इन द थार डेजर्ट. अभी तक राजस्थान में एक ही प्रोमिनेंट साइट हमें पता थी, दी कालीबंगन, विच इज बेसिकली इन पीलीबंगा तहसील ऑफ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. उसके बाद एक गैप था और फिर हमें गुजरात में हरप्पन साइट्स देखने के लिए मिलती हैं. बट द डिस्कवरी ऑफ रातड़ियारी ढेरी, दिस हरप्पन साइट इन जैसलमेर राजस्थान थार डेजर्ट विल बेसिकली प्लग द गैप ऑन द आर्कियोलॉजिकल मैप. Ratadiyari Dheri is a rural site, but it belongs to the mature phase or the urban phase of Harappa. यहाँ से जो आइटम्स हमें रिकवर हुई हैं उसमें आप देखोगे हरप्पन पोट्री हैं, परफोरेटेड जार्स हैं, टेराकोटा केक्स हैं, चर्ड ब्लेड्स हैं जो सिंध रीजन से इंपोर्ट की जाती होंगी, एंड इसके अलावा क्ले एंड शेल बैंगल्स हैं. तो रातड़ियारी ढेरी राजस्थान जैसलमेर न्यूली डिस्कवर्ड हरप्पन साइट, फर्स्ट कंफर्म्ड हरप्पन सेटलमेंट इन द थार डेजर्ट, एंड द सिग्निफिकेंस इज it will basically plug the gap between the Harappan settlements of Rajasthan and Gujarat. This is from mature phase but a rural settlement. Maratha military landscapes जो हैं वे न्यूज़ में रहे. Why so? Because they have recently been included in the UNESCO heritage list as 44th entry from India. Now India ranks 6th globally and 2nd in the Asia Pacific region for the most number of World Heritage sites. महाराष्ट्र से अब इन टोटल 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें अजंता केव्स हैं, एलोरा हैं, एलिफेंटा केव्स हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हैं, विक्टोरियन गोथिक आर्ट हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स एंड दी वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. अगर हम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की बात करें तो इसमें 12 मेजेस्टिक फोर्ट्स हैं एंड दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डाइवर्स जोग्राफिकल एंड फिजियोग्राफिक रीजन्स. आप देखेंगे इनमें से कुछ जो हैं वो हिल फोर्ट्स हैं, जैसे कि सलहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ एंड द जिंजी फोर्ट. देयर आर अदर्स विच आर हिल फॉरेस्ट फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट. देन देयर इज हिल प्लेट्यू फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, द विजयदुर्ग कोस्टल फोर्ट, खांडेरी, स्वर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग आइलैंड फोर्ट्स. And they played a prominent role in the rise of Marathas as a major political and military force. ध्यान रहे ये सब मराठास के द्वारा बनवाए नहीं गए हैं, इनमें से कुछ बनवाए गए, कुछ जो हैं
उनका एक्सपांशन करवाया गया, एंड कुछ जो है दे वर एडेप्टेड बाय द मराठास इन बिटवीन लेट 17th to 19th century. So the next is the Payak rebellion, the Payak विद्रोह of 1817 और the खोरदा अपराइजिंग ऑफ 1817. अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि दिस वाज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द क्लास 8 एनसीईआरटी, बट जो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटीज इशू की गई हैं वहां से इसको हटा दिया गया है. इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी. तो अब थोड़ा देखते हैं इसके बारे में. आप देखेंगे कि पायक रेबेलियन को हम खोरदा अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि दिस बेसिकली टुक प्लेस इन खोरदा, द प्रिंसली स्टेट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. एंड इसको हम पायक विद्रोह क्यों कहते हैं? बिकॉज द पायक्स, द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया ऑफ द गजपति रूलर्स, दे प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन इट. दरअसल पायक स्टेट को मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एंड इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज स्टेट इन्हें लैंड ग्रांट्स इशू करता था, विच वर टैक्स फ्री, रेंट फ्री एंड वर गिवन ऑन हेरिडिटरी बेसिस. बट ध्यान रहे, दिस अपराइजिंग वॉज नॉट लिमिटेड टू पायक्स. यहाँ पे जो जमींदार्स हैं, रैयत्स हैं, खोंड ट्राइब्समैन हैं एंड द पीपल ऑफ खोरदा, दे ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड. और इसीलिए इसको खोरदा अपराइजिंग कहना ज्यादा बेटर है. कहानी क्या है? ये सिस्टम गजपति के समय से इसी तरीके से चला आ रहा था, लेकिन फिर आप देखेंगे 1803-1805 द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और इसके चलते आप देखेंगे कि कुछ जो साइड इम्पैक्ट है ना, उसके चलते खोरदा स्टेट वॉज ऑल्सो अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एंड द रूलर मुकुंद देव सेकेंड वॉज साइडलाइंड. इसी के साथ में द पायक्स वर डिसबैंडेड, the land grants which had been issued to them earlier were taken back and they were removed from the services. They were reduced to the status of beggars. और इसमें मुकुंद देव सेकेंड के जो मिलिट्री कमांडर हैं बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्रा, who will become the leader of the खोरदा uprising or the Payak revolt or rebellion of 1817, he was also one among them. The people had to face the economic consequences of British rule, the economic exploitation at various levels. सब कोई बहुत नाराज था, तो अल्टीमेटली बक्सी जगबंधु जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे एंड वी विल ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, और एटलीस्ट खोरदा. अब यहां पर आप देखेंगे कि इनके साथ में जमींदार, रैयत और जो खोंड ट्राइब्समैन हैं वे भी थे. अपराइजिंग की शुरुआत हुई 29 मार्च 1817 को. द ब्रिटिश क्रैकडाउन वॉज क्वाइट ब्रूटल, एंड आप देखेंगे बाय May 1817 दिस अपराइजिंग वॉज लार्जली कंटेन्ड. बक्सी जगबंधु कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड आप देखेंगे यहाँ पे May 1825 में उन्होंने भी सरेंडर कर दिया. ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, बट येस द स्टेट वॉज नॉट रिस्टोर्ड टू the family of मुकुंद देव सेकेंड. उनके जो बेटे हैं रामचंद्र देव थर्ड, he was allowed to move to Puri, was given the management rights over the Jagannath temple of Puri, and a grant of rupees 24,000 was given to him. So Khorda uprising was not successful in its aim of expelling the British from Khorda, but one of the major uprising before 1857 revolt. Next is the Pethani saris. पेठानी साड़ीज न्यूज में रही क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मन की बात प्रोग्राम में इनकी क्राफ्ट्समैनशिप को प्रेज किया गया. सो पेठानी साड़ीज आर हैंड वोवन सिल्क साड़ीज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दे आर एसोसिएटेड विद द टाउन ऑफ पेठान विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी. आपको ध्यान होगा ये सतवाहनास की कैपिटल थी, एंड 2nd सेंचुरी BC से ही ये एक इंपॉर्टेंट सिल्क एंड कॉटन ट्रेड का सेंटर रही थी. पेठानी साड़ीज जो हैं ये पेठान से ही अपना नाम लेती हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ प्योर मलबेरी सिल्क, जहां पे आपको जरदोजी का काम देखने के लिए मिलेगा यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स. एज फार एज द डिजाइन इज कंसर्न, जैसे कि आप इमेज में भी यहाँ देख पा रहे हैं, आप देखेंगे आपको यहाँ पर नेचुरल मोटिव्स मिलेंगे, माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड मोटिव्स मिलेंगे, एंड अजंता की जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनसे इंस्पायर्ड भी. इन्हें 2010 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी दिया गया था. इसके अलावा आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से कारवथी कट्टी तुषार सिल्क साड़ीज जो हैं ये भी काफी फेमस हैं, जो महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में प्रोड्यूस की जाती हैं. एंड यहाँ पे डिजाइन जो है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रामटेक टेम्पल आर्किटेक्चर लाइक द विमान ऑफ द टेम्पल. इनको भी GI टैग मिला हुआ है. नेक्स्ट इज विट्ठल भाई पटेल. आप देखेंगे विट्ठल भाई पटेल पहले हिंदुस्तानी थे who became the first elected
इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। अब इस इवेंट को 100 ईयर्स हो गए हैं, तो हम इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। सो विठल भाई पटेल, द ब्रदर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज बोर्न ऑन 27 सितंबर 1873 टू जावेर भाई एंड लाडबा। वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, वापस मुंबई आए और यहाँ प्रैक्टिस करने लगे। आप देखेंगे कि इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है विद हिज इलेक्शन टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1912। 1915 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड देन इन 1918 he went on to become a part of the Central Legislative Council or the Imperial Legislative Council। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया, बट गांधी जी ने जिस तरीके से इसे सडनली विड्रॉ किया, उससे जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, बाकी लोग नाराज थे, आप देखोगे विठल भाई पटेल भी नाराज थे, और इसीलिए ये भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं ऑफ द कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी, द फाउंडेशन ऑफ विच वॉज लेड डाउन इन जनवरी 1923। 1924 में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बॉम्बे से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने एंड अल्टीमेटली जब यहाँ पे इलेक्टेड है ना, यहाँ पे जब इलेक्शंस होने लगे स्पीकर के, तो आप देखेंगे विठल भाई पटेल ही बिकेम दी फर्स्ट इंडियन elected Speaker of the Central Legislative Assembly in 1925, and after that again in 1927 he was elected as the Speaker of the Central Legislative Assembly। आप देखेंगे विठल भाई पटेल जो हैं, इनका पार्टिसिपेशन आपको बारडोली सत्याग्रह में भी देखने के लिए मिलेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी देखने के लिए मिलेगा, एंड इन 1933 he passed away। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, इसे 100 ईयर्स हो गए हैं एंड हम काकोरी सेंटिनरी जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू द काकोरी हीरोज ऑन 100th एनिवर्सरी ऑफ द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। काकोरी इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रेन जाती थी जो सरकारी पैसा लेकर जाती थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो ये रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जुड़े हुए रिवोल्यूशनरीज ने प्लान बनाया कि वे सरकारी पैसा लूटेंगे जो लोगों का ही पैसा है, और इसे यूज करेंगे आर्म्स खरीदने के लिए टू बेसिकली एक्सपेल द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी एंड सचिंद्रनाथ सन्याल शामिल थे। इसमें एक माइनर इंसिडेंट हुआ, अ पर्सन डाइड एंड कुछ लोगों को है ना इंजुरी भी हुई, एंड अल्टीमेटली आप देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में ट्रायल के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, ठाकुर रोशन सिंह एंड राजेंद्रनाथ लाहिरी all 4 were hanged to death by the British on 19th December 1927. So this is the story of sacrifice of our brave hearts, and आप देखोगे इसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की तरह री एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें भगत सिंह इनका एक बहुत बड़ा रोल है, एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जुड़ा हुआ है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से। दारूमा डॉल न्यूज में रही। सो आप देखेंगे दारूमा डॉल इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल जापानीज डॉल एंड इसको काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली जापानीज विजिट पर गए एंड आप देखेंगे कि इस समय दारूमाजी टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को ये डॉल गिफ्ट की गई। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं दारूमा डॉल के बारे में। सो आप देखेंगे दारूमा, दिस टर्म बेसिकली कम्स फ्रॉम धर्म, धम्म और दी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी दारूमा डॉल्स आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। इतना आइडिया आपको होना चाहिए। सो दारूमा डॉल्स आर ट्रेडिशनल जापानीज डॉल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ पेपियर माशे, एंड आप देखेंगे माना जाता है कि दे ब्रिंग गुड लक, है ना, एंड दे आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। दे आर ऑल्सो सिंबॉलिक ऑफ रिजिलियंस, है ना, द क्वालिटीज लाइक डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमिज्म। अब क्या है ये कहानी, थोड़ा सा देखते हैं। कहा जाता है कि दारूमा डॉल दरअसल मॉडल्ड हैं इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क बोधि धर्म के पीछे। सो बोधि धर्म 5th सेंचुरी सी में कांचीपुरम में एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए जो यहाँ से चाइना गए, और आप देखेंगे कि इन्होंने जो चैन या जिसको जापानीज में जेन कहते हैं, इस बुद्धिज्म की फाउंडेशन को रखा। यहाँ पर मेडिटेशन पे फोकस होता है। कहा जाता है स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, रिचुअल्स को कैरी आउट करना, तंत्र, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन के वाया
आप निर्वाणा, निबाना, एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं, एंड द फाइनल साल्वेशन और परिनिर्वाणा। अब कहा जाता है कि बोधि धर्म जो है वे एक ही दीवार की तरफ देखते हुए 9 साल तक सेम पोजीशन में बैठे रहे, इतना ज्यादा कि उनकी लिम्स ने मूव करना बंद कर दिया। ही बिकेम लाइक अ लिम्बलेस राउंड डॉल। और इसीलिए आप देखोगे कि दारूमा डॉल जो है ये आपको अजीबो गरीब सी राउंड है ना एंड हॉलो नजर आती है। बट बोधि धर्म का ये जो मेडिटेशन है ना, 9 लॉन्ग ईयर्स, दिस बेसिकली इज सिंबॉलिक ऑफ रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमिज्म, फोकस, और उसी को ये डॉल्स जो हैं ये सिग्निफाई करती हैं। दारूमा डॉल्स जो हैं ये अलग अलग कलर्स में आती हैं, हर एक कलर जो है वो कुछ क्वालिटीज को सिंबलाइज करता है। रेड, इट इज सिंबॉलिक ऑफ गुड फॉर्चून एंड प्रॉस्पेरिटी। व्हाइट, लव एंड हार्मनी। गोल्ड, वेल्थ एंड सक्सेस। ग्रीन, हेल्थ एंड फिटनेस। जब ये डॉल किसी को गिफ्ट की जाती है तो उनसे कहा जाता है आप विश मांगिए और एक आई में कलर कीजिए। एक आई ब्लैंक रहेगी, वो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाएगी कि आपको ये काम पूरा करना था। और इस तरीके से आप डिटरमिन रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, और जब आप वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे तब आप दूसरी आई में कलर फिल कर सकते हैं। दरअसल बोधि धर्म को जापान में दारुमा दाइशी कहा जाता है, द धर्मा टीचर। इसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन जो है वो न्यूज में रहा। सो ज्ञान भारतम मिशन, दिस बेसिकली एम्स टू डॉक्यूमेंट, प्रिजर्व, कंजर्व द मैन्यूस्क्रिप्ट्स एज वेल एज मेक दम एक्सेसिबल टू द पीपल। क्योंकि आप देखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं इनमें काफ़ी सारी नॉलेज है हमारे हेरिटेज के पर्टेनिंग, हमारे मेडिकल जो सिस्टम है उनके पर्टेनिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट द डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है। तो आप देखेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट इज बेसिकली समथिंग विच इज अ हैंड रिटन कंपोजिशन। अब ये किसी पेपर पे हो सकता है, बार्क पे हो सकता है, क्लोथ पे, मेटल पे, या पाम लीफ पे, एंड इट शुड बी एटलीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसे 5 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पॉसिबली द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड देयर आर ग्रेट सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल आप बख्शाली स्क्रिप्ट को देखिए जो कि 3rd-4th सेंचुरी से है और हमें पाकिस्तान के बख्शाली से रिकवर हुई है। आप देखेंगे इसमें डॉट का मेंशन है ना, जो आगे चल के 0 का सिंबल बना। और आप देखेंगे कि आगे चल के ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत लिखा गया 7th सेंचुरी में, और यहाँ पे 0 को पहली बार एक नंबर की तरह मेंशन किया गया। सो द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर है ना ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इनको प्रिजर्व करना, कंजर्व रखना है ना, कंजर्व करना, लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सो ज्ञान भारतम मिशन है ना, द मिशन विच बेसिकली aims to preserve India's knowledge legacy, preserve India's manuscripts, make them accessible. It was introduced in the Union Budget of 2025-2026, and now recently it has been launched by the Ministry of Culture. दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है वो यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ज्ञान भारतम मिशन का एम है कि 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करें, प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, डिजिटाइज करें, एक नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी क्रिएट करें, एंड यहाँ पे AI का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर कैटलॉगिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग द डिजिटाइज्ड कंटेंट मोर एक्सेसिबल एंड सर्चेबल फॉर द पीपल। और है ना ये सारे टारगेट्स हैं यहाँ पे। एंड आप देखेंगे कि देखो हमारे यहाँ पे ना पहले भी एक इसी तरीके का एक मिशन था, National Manuscripts Mission, which was launched in 2003 by the same ministry under the same primary organization. But आप देखेंगे इस मिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस पे वापस से है ना फोकस करना शुरू किया है, और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर फंडिंग है वो भी इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम ₹3.5 crore earlier to 60 crores now. एंड ज्ञान भारतम मिशन जो है इट हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिशन ओनली, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो है वो न्यूज में रही। सो आप देखेंगे रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर
मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक एंड विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको भोपाल में लॉन्च किया गया। दिस क्लॉक बेसिकली इंटीग्रेट्स इंडियाज एंशिएंट टाइम कीपिंग मेथड्स बेस्ड ऑन हिंदू पंचांग विद द मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, दरअसल आप देखेंगे विक्रमादित्य जो हैं ये 57 BC जो फर्स्ट सेंचुरी BC है उसमें मालवा में एक रूलर हुए जिन्होंने शाकास को हराया था, और यहीं से विक्रम संवत जो हिंदू कैलेंडर है उसकी शुरुआत होती है। यानी विक्रम संवत के अकॉर्डिंग हम 2082 में हैं, 2082 में हैं। आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर क्लॉक जो है ये आपको विक्रम संवत के अकॉर्डिंग भी डेट सिखाएगी, और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू विच वी आर इन 2025 विच बिगिंस विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, इसको भी शो करेगी। और साथ ही में आप देखेंगे जो पंचांग है जिसमें बेसिकली तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण ये सब होता है, उसको भी ये हमें शो करेगी। मोबाइल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये 189 लैंग्वेजेस में हमें अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा मानकी मुंडा सिस्टम हैज बीन इन द न्यूज। सो मानकी मुंडा सिस्टम इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द होल ट्राइब्समैन ऑफ झारखंड। मुंडा विलेज हेडमैन होते हैं एंड मानकी जो हैं दे आर बेसिकली हेड ऑफ अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। ये सिस्टम बहुत पुराना है, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, एंड जो मुंडाज हैं जो मानकी हैं दे मैनेज द कस्टमरी मैटर्स एंड इंटरनल सोशल ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू मैटर्स हैं, टैक्स कलेक्शन, लैंड मैनेजमेंट, इसमें कोई रोल नहीं होता। अब ये न्यूज़ में क्यों है? जो हो ट्राइब्स हैं ऑफ झारखंड उनका कहना है कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटरवेनिंग इन देयर मानकी मुंडा सिस्टम, देयर कस्टमरी practice, and they are removing many of the village heads, the mundas। मानकी मुंडा सिस्टम की लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इट हैज है ना, इट हैज अ कस्टमरी स्टेटस, इट इज नॉट स्टेट्यूटरी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस लीगल है, बट क्योंकि ये ट्राइबल जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है उसमें इंटरफेरेंस है तो इसी के खिलाफ हो ट्राइब्समैन जो हैं दे आर प्रोटेस्टिंग। ध्यान रखना मानकी मुंडा सिस्टम में लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा न्यूज में रहे रिसेंटली, द थुमरी मेस्ट्रो पंडित छन्नूलाल मिश्रा हु वाज आल्सो अ पद्मा विभूषण अवॉर्डी, ही पास्ड अवे। तो हम इनके बारे में देखेंगे एंड थुमरी के बारे में। अगर हम थुमरी की बात करें तो आप देखेंगे दिस इज बेसिकली अ सेमी क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म फ्रॉम नॉर्थ इंडिया and it basically developed under the patronage of the ruler of Awadh, Nawab Wajid Ali Shah। After the annexation of Awadh in 1856 आप देखोगे कि ये ट्रेडिशन आगे बनारस पहुंचा एंड यहां पर एक स्पिरिचुअल एंगल आ गया। थुमरी जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म है इसमें भी घरानाज हैं। आप देखेंगे जो बनारस घराना है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें ज़्यादा फोकस होता है आपके इमोशंस पे, भाव पे, है ना, भाव पे, एंड देयर इज अ स्लो टेम्पो। सो पूर्वी थुमरी और द बनारस घराना इट फोकसेस मोर ऑन द इमोशंस। वहीं पे आप देखेंगे जो पंजाबी थुमरी है ना, फास्ट टेम्पो, इट इज मोर एनर्जेटिक, मोर लाइवली। अगर हम यहाँ पर बात करें पंडित छन्नूलाल मिश्रा की तो आप देखेंगे कि उनकी जो स्टाइल है उसमें आपको बनारस घराना जहाँ पर एक्सप्रेशंस पे बहुत फोकस होता है एंड किराना घराना जहाँ पे स्वर पे बहुत फोकस होता है, उन दोनों का एक ब्लेंड, एक कॉम्बिनेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा थुमरी से जुड़े हैं। थुमरी सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया। इट इवॉल्व्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध। बनारस आगे ये ट्रेडिशन कंटिन्यू रहा, आगे चल के घरानाज डेवलप हुए। सो हम देख रहे हैं बनारस है ना, बनारस घराना है, लखनऊ घराना है, पटियाला घराना है। बनारस घराना में छन्नूलाल मिश्रा के अलावा गिरिजा देवी हैं, लखनऊ घराना में बेगम जो अख्तर हैं वे हैं। पटियाला घराना की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बड़े गुलाम अली खान जो हैं वे इससे एसोसिएटेड हैं। पंजाबी घराना में टेम्पो बहुत फास्ट होता है ना, एंड आप देखेंगे कि जो पूर्वी थुमरी है बनारस से जो एसोसिएटेड है
वो थोड़ा स्लो टेम्पो होता है, थोड़ा लिरिकल है, एंड उस पर ज़्यादा फोकस होता है इमोशंस पे। इसको आपको ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आपको राधा कृष्णा नैरेटिव्स जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगे, मोस्टली फोकसिंग ऑन द श्रृंगार रस, लव, सेपरेशन, पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड डिवोशन। "150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम"। सो आप देखेंगे 1875 में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम जो है इसे पब्लिश किया गया इन द जर्नल बंग दर्शन, और अब इसे 150 ईयर्स हो गए हैं। सो वंदे मातरम है ना, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। इसे इक्वल ऑनर एंड रिस्पेक्ट दिया गया है एज दैट ऑफ द नेशनल एंथम जन गण मन, बट नॉट द इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके आर्टिकल 51A में आप देखेंगे नेशनल सॉन्ग का मेंशन नहीं है, बट खैर जो भी है। आप देखेंगे रिसेंटली वी ऑब्जर्व्ड दी 150th एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको कंपोज किया गया। सबसे पहले ये बंग दर्शन एक बंगाली जर्नल में पब्लिश हुआ ऑन 7 नवंबर 1875। लेटर ऑन जब आनंद मठ पब्लिश हुई इन 1882 तो उसमें वंदे मातरम को इंक्लूड किया गया एज एन इंटीग्रल पार्ट। वंदे मातरम, मदर आई बो टू दी। आप देखेंगे यहाँ पे मदर की 3 कंडीशंस को दिखाया गया है। एक, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, फुल ऑफ ग्लोरी। देन अंडर द ब्रिटिश रूल मदर इज बेसिकली इन क्राइसिस। उन्हें हमें है ना खुश करने की ज़रूरत है, इस क्राइसिस से बाहर निकालने की ज़रूरत है। एंड देन एक फ्यूचर इमेज प्रेजेंट की गई है कि हम किस तरीके का भारत चाहते हैं, द विजन फॉर दी मदर इंडिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड वंदे मातरम को म्यूजिकल टोन दी गई बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एंड इट वॉज इन फैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर who first sung publicly this song in the 1896 Calcutta session of Indian National Congress presided by दादा भाई नावरोजी। आप देखेंगे कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द बंगाल पार्टीशन, इसी के साथ में दिस बिकेम एन एंथम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। हम इसे इसीलिए वंदे मातरम मूवमेंट भी कहते हैं। एंड 1907 से इसको एक पॉलिटिकल स्लोगन की तरह यूज किया जाने लगा। इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अवर रिवोल्यूशनरीज अब्रॉड एज वेल एज द पीपल हियर इन। कोई भी मेजर असेंबली होती थी, मीटिंग होती थी, लोग वंदे मातरम से शुरू करते थे। इनफैक्ट जब 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका विजिट पे गए, यहाँ पे गांधी थे इस समय, ही वॉज ग्रीटेड विद द सॉन्ग वंदे मातरम। सो इट बिकेम अ सॉन्ग ऑफ यूनिटी ऑफ द इंडियंस। And Vande Mataram song is basically symbolic, है ना। It played a very prominent role in awakening the masses, है ना, in political awakening. It became a symbol of unity. It became a symbol of anti-imperialism, anti-colonialism. और यहाँ पे जो हमारा भक्ति डिवोशन का ट्रेडिशन है उसका एक एलिमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज इट डिमांड्स कंप्लीट डिवोशन इन दी मदर, है ना, इन दी मदर, भारत माता। बंकिम चंद्र चटर्जी के कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें तो ये हैं दुर्गेश नंदिनी, कुपाल, है ना, कपाल कुंडल, देवी चौधरानी, आनंद मठ के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। 24 जनवरी 1950 it was adopted as the national song. So it was given equal honor and status as that of the national anthem Jana Gana Man. But ध्यान रहे आर्टिकल 51A does not mention this. So it was not given equal constitutional status. इसके अलावा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क न्यूज में रहा। वाई सो? क्योंकि आप देखेंगे लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब्स, has recently been included from India into the UNESCO Creative Cities Network under the gastronomy category. It basically celebrates the rich Awadhi heritage and the royal culinary legacy. So Awadh is famous for its गलौटी कबाब, दी बिरयानी, दी चाट, है ना, दी मक्खन मलाई, एंड इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को हैज रिसेंटली इंक्लूडेड लखनऊ इन दी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। थोड़ा सा देखते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में एंड इंडियन सिटीज विच आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। सो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को का प्रोग्राम है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस,
इट वॉज स्टार्टेड इन 2004। यहाँ पर बेसिकली आइडिया है कि दो सिटीज which are basically prioritizing their cultural heritage and have identified creativity as a strategic factor in sustainable urban development, उनका एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना, उनमें कॉपरेशन जो है उसे डेवलप करना। अब देखोगे दिस इज ऑल्सो अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच वी अडॉप्टेड इन 2015 विद द टारगेट ऑफ अचीविंग दोज बाय 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपको SDG 11 देखने के लिए मिलेगा, टू मेक अवर सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल। अगर देखिए किसी सिटी का एक अच्छा खासा कल्चरल हेरिटेज है, जैसे लखनऊ के केस में फूड, या आप देखें जयपुर है, श्रीनगर है, इनके केस में क्राफ्ट्स, फोक आर्ट्स, अगर ये इसे रिकॉग्नाइज करती हैं, इसके प्रेजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लेती हैं, प्रमोशन के लिए स्टेप्स लेती हैं, तो एक आप देखेंगे आप अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। दूसरा, आप उसे प्रमोट कर रहे हैं, विच विल ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म, जॉब्स क्रिएट होंगे, है ना, इट विल जनरेट लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद मिलेगी। सस्टेनेबल सिटीज, इंक्लूसिव सिटीज, तो उसी गोल के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अब तो इसमें मोर देन 400 सिटीज हैं, क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे 58 सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड, है ना, इंक्लूडिंग आर लखनऊ। नाउ अगर हम इंडिया से बात करेंगे इंडिया से, आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में देयर आर 7 क्रिएटिव फील्ड्स: क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। अगर हम इंडिया से बात करें तो आप देखेंगे नाउ देयर आर इन टोटल 9 इंडियन सिटीज इंक्लूडिंग लखनऊ। Jaipur and Varanasi were included in 2015. Jaipur under the category of crafts and folk arts and Varanasi under the category of music. फिर 2017 में चेन्नई को इंक्लूड किया गया अंडर द म्यूजिक कैटेगरी। 2019 में मुंबई को इंक्लूड किया गया अंडर द फिल्म कैटेगरी। 2019 में हैदराबाद को अंडर गैस्ट्रोनॉमी, यानी लखनऊ से पहले भी एक इंडियन सिटी गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में इंक्लूड की जा चुकी है। 2021 में श्रीनगर वॉज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स फील्ड। 2023 में कोड़िकोड अंडर द लिटरेचर फील्ड, ओनली इंडियन सिटी टू बी इंक्लूडेड in the UNESCO Creative Cities Network under the literature field. Gwalior, music 2023, and now Lucknow in the gastronomy field in 2025. अब आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि डिजाइन एंड मीडिया आर्ट्स में कोई भी इंडियन सिटी अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाई है। सो आई थिंक दिस इज ऑल। लास्ट टॉपिक है बस सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट। तो आप देखेंगे कि नवंबर के महीने में सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट हैज बीन इन द न्यूज। तो सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट इज बेसिकली लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, एंड यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट करें, है ना। तो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द छत्तीस गवर्नमेंट आर इंगेज्ड इन फेस लिफ्टिंग सिरपुर द आर्कियोलॉजिकल साइट बिकॉज दे वांट इट टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंक्लूजन इन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। थोड़ा सा जानते हैं सिरपुर के बारे में। तो आप देखेंगे सिरपुर जो है इसको श्रीपुर या सिरीपुरा भी कहा जाता है। दिस सिटी वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1882 बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सिरपुर is located in Chhattisgarh on the banks of Mahanadi and has a beautiful natural landscape. आप देखेंगे यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कैरी आउट किए गए उनमें हमें डिफरेंट बिल्डिंग्स के रूम्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स रिकवर हुए हैं बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन 5th to 12th सेंचुरी। एंड यहाँ पे हमें डिफरेंट रिलीजन से एसोसिएटेड मॉन्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं। आप देखोगे कुछ 22 शिवा टेम्पल्स, 5 विष्णु टेम्पल्स, 10 बुद्धिस्ट विहारास एंड 3 जैन विहारास। सो इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि सिरपुर जो है वे देन इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर, एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो इसका अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, और इसी के साथ में आप देख रहे हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट सिटी रही है सिंस दी पोस्ट वैदिक पीरियड एंड एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हमें रिकवर हुई है उसमें ध्यान रखिएगा, एक लक्ष्मण टेम्पल है डेडिकेटेड टू विष्णु फ्रॉम 7th सेंचुरी सी एंड इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रिक टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके अलावा सुरंग टिला कॉम्प्लेक्स हमें मिला है
और जहाँ पे हमें पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलती है। पंचयातन में आप देखेंगे एक मेन श्राइन होती है और इस तरीके से 4 सब्सिडरी श्राइन्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है। सिरपुर is a perfect site to be nominated for inclusion in the UNESCO World Heritage List under the mixed category, क्योंकि आप देखेंगे ये नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, एक ब्यूटीफुल स्पॉट है, और दूसरा आप देखो कि कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स, एंड इसी के साथ में है ना जिस तरीके से इसकी एक अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री है, ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री है, वो उसको और यूनिक बना देता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।